नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। विजय चौक से ये लाइव बुलेटिन इस वक्त आप देख रहे हैं। ये रमजान का महीना चल रहा है और कल यानी कि शुक्रवार को रमजान के महीने की आखिरी जुम्मा जिसे अलविदा की नमाज कही जाती है वो पूरे देश भर में पढ़ी जाएगी। लेकिन इसे लेकर अभी से माहौल गर्म हो रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि सब जगह जो गाइडलाइंस जारी की गई है, खास तौर पर संभल हो, मेरठ हो, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसमें सड़क पर नमाज अदा करने पर रोक लगा दी गई है। जी हां, जो फरमान आया है उस फरमान में ये है, मेरठ पुलिस ये कह रही है कि सड़क पर अगर नमाज पढ़ी गई तो फिर केस दर्ज किया जाएगा, पासपोर्ट रद्द करने तक की भी नौबत आ सकती है। तो इधर संभल पुलिस ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर बैन तो लगा ही दिया है, साथ ही छत पर भी नमाज अदा करने पर रोक लगाई है। तो वहीं दिल्ली में भी ईद के दिन सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक लगाने की मांग की गई है। मतलब ये कि ईद की नमाज पर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक घमासान मचा हुआ है। सड़क पर नमाज पढ़ने पर जो रोक लगाई गई है उसके खिलाफ भी आवाजें उठ रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं अलविदा की नमाज को लेकर। इस वक्त संभल से लेकर मेरठ, मेरठ से लेकर दिल्ली तक इस वक्त घमासान है। मेरठ पुलिस ने साफ कर दिया है, इस बार ना तो सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाएगी और ना ही छत पर, और अगर किसी ने फरमान का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। मेरठ पुलिस ने ईद से पहले मुस्लिम धर्म गुरुओं और इमामों के साथ बाकायदा बैठक की और उन्हें सख्त चेतावनी भी दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि ईद की नमाज सड़क पर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ईदगाह या मस्जिदों में ही नमाज पढ़ी जानी चाहिए। नियम का उल्लंघन करने पर केस दर्ज तक करने की बात कहा गया कि लाइसेंस और पासपोर्ट तक रद्द किया जा सकता है। अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ेगा, जो कि आपने गाइडलाइंस दी है कि सड़क पर कोई नहीं पढ़ेगा, अगर पढ़ता है तो किन धाराओं में मुकदमा होगा, कानूनी क्या कार्रवाई आप लोग, ये पिछली बार भी जो आप लोगों ने करी थी? देखिए, सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने पढ़ा था जिसमें करीब 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस बार भी अगर कोई पढ़ता है तो जो कानून संगत, जो भी विधिक संगत कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। सर, ये जो खबर है कि मुकदमा दर्ज होने के साथ साथ पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा, साथ ही लाइसेंस जो है, हथियार का लाइसेंस या जो और लाइसेंस है वो सब कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो ये ईद को लेकर स्पेशली ये गाइडलाइंस है कि पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द होगा। देखिए, एक जनरल प्रोसीजर होता है, कभी भी कोई क्रिमिनल केस अगर किसी के ऊपर भी लिखा जाता है तो जब तक कोर्ट के द्वारा उसको एनओसी ना दे दी जाए तब तक उसकी रिपोर्ट नहीं लगाई जाती है। तो वो पासपोर्ट में भी ये लाइसेंस किसी भी लाइसेंस के लिए होता है। जब तक किसी के ऊपर क्रिमिनल केस है, चल रहा है, तो जब तक वो खत्म नहीं होता, चार्जशीट लगे कोर्ट में, अगर उसका एफआईआर लगता है, चार्जशीट होती जो भी होती है, तो कोर्ट से उसको एनओसी लेनी जरूरी होती है। तो वो एनओसी के बाद ही हम लोग उसको क्लियरेंस देते हैं। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर ही सभी केसेस में अप्लाई होता है। किसी ने बनवाया, कोई बनवाने के लिए अप्लाई करेगा तो आप लोग एनओसी देंगे और पासपोर्ट बनेगा। जिसका बना हुआ है उसका रद्द करने की बात पूछ रहा हूँ। देखिए, वो डिपेंड करता है किस टाइप का क्राइम किया उसने, और जो गंभीर क्राइम करता तो हम लोग रिपोर्ट भी, कैंसिलेशन रिपोर्ट भी भेजते हैं अपनी तरफ से, ताकि वो देश छोड़ के ना जा सके, या हमें जो अपना जो कार्रवाई होती है हमारे केस में वो जब तक पूरी नहीं हो जाती तो हम लोग कोशिश ये करते हैं किसी तरह से ये भागने की कोशिश ना कर पाए। कुछ लोग होते हैं जैसे भागने का प्रयास करते हैं, देश छोड़ने की कोशिश करते हैं। लास्ट ईयर भी हमने देखा, जो 200 मुकदमे लिखे थे, काफी लोग वहाँ से ये लोग चले गए थे, विदेश चले गए थे, जो विदेश से आए थे पढ़ने के लिए, स्पेशली ईद के टाइम पे आते हैं कुछ लोग, ये लोग वापस चले गए थे, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। अगर हमें जरूरत पड़ेगी कि ये लोग भाग सकते हैं, लगेगा, तो उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया वो अमल में लाई जाएगी। एक आखिरी सवाल, आपने बिल्कुल कह दिया कि सड़क पर नहीं पड़ेंगे, उसके बावजूद देखा जाता है सड़क के किनारे जो अंदर का एरिया होता है, सर्विस लेन जिसे कह सकते हैं, वहां पर फिर भी देखे जाते हैं। तो क्या बिल्कुल सख्त निर्देश है कि मस्जिद के बाहर, सड़क पर या साइड सड़क के किनारे कोई भी नहीं बैठेगा? देखिए, सीधे पब्लिक प्लेस में कोई भी नहीं बैठेगा। बाहर आपकी मस्जिद है, ईदगाह बनाई गई है, आप उसमें पढ़ सकते हैं, मस्जिदें काफ़ी हैं, आसपास हैं, सबको निर्देशित भी किया गया है और सबसे जो टाइमिंग्स है वो भी क्लियर करवाया गया है। इमाम से बताया गया है कि वो लोग अलग अलग टाइमिंग, 7:15, 7, 7:30, अलग अलग मस्जिदों की अलग अलग टाइमिंग्स हैं, और सबको हम लोग पब्लिश भी कर रहे हैं, ग्रुप्स में भी डाल रहे हैं कि इतने बजे नमाज होगी, आप अपने जो आसपास की मस्जिदें हैं वहाँ पे जाके नमाज पढ़ें। अब जरा सोचिए, अगर किसी का पासपोर्ट रद्द हो गया तो फिर क्या हो सकता है? वो व्यक्ति विदेश की यात्रा नहीं कर सकता, वो हज करने के लिए विदेश नहीं जा सकता, वो मक्का हो या मदीना यात्रा नहीं कर सकता, और जो युवा है, यंगस्टर्स हैं, जो विदेश जाकर अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, वो विदेश की यात्रा नहीं कर सकते। और इसलिए मेरठ काजी भी लोगों से यह अपील कर रहे हैं कि शासन की बात उन्हें माननी चाहिए।
बहुत अच्छा होता कि ईद की नमाज भी उसी तरह होती जैसे कि भव्य कांवड़ यात्रा और दूसरी चीजें होती हैं। लेकिन अब जैसा शासनादेश है 2-3 साल से जैसा चल रहा है, हमारे यहाँ भी तकरीबन हमारी अपीलें भी हुई हैं और हम लोगों ने इसमें मेहनत भी की है। हम लोग नहीं चाहते कि हमारी कौम इन मुकदमों के जंजाल में फंसे। आज के हालात को देखते हुए जो हुकूमत की और शासन की गाइडलाइन है उसको मद्देनजर रखते हुए सब लोग अपनी अपनी नमाज अपनी अपनी मस्जिदों में और ईदगाहों में पढ़ें और इस बात का ख्याल रखें कि सड़कों पर नमाज करने से परहेज करें। मेरठ की तरह संभल में भी ईद की नमाज को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है। बाकायदा पीस कमेटी के साथ मीटिंग ली गई है और इस मीटिंग में यह तय किया गया कि ना सड़कों पर ईद की नमाज पढ़ी जाएगी, इतना ही नहीं छत पर भी नमाज की इजाजत नहीं दी गई है। दरअसल आप भी जानते हैं कि 30 मार्च से नवरात्रि शुरू हो रही है और इसी के बीच में ईद भी आ रही है, इसलिए प्रशासन अपनी पूरी तैयारी में जुटा है। पीस कमेटी की बैठक की गई है जिसमें सभी पक्षों के लोग एवं सदस्यगण मौजूद रहे। उन्हें स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया कि कहीं भी नमाज रोड पर अदा नहीं की जाएगी। परंपरागत रूप से नमाज जिन मस्जिदों एवं ईदगाहों में होती है वहीं पर अदा की जाएगी। परिसर के बाहर कहीं भी नमाज अदा नहीं की जाएगी। छतों पर भी अनावश्यक रूप से लोग इकट्ठे नहीं होंगे, न ही नमाज पढ़ेंगे। साथ ही लाउड स्पीकर भी अनावश्यक रूप से नहीं बजाए जाएंगे, यह भी सुनिश्चित किया गया है। दरअसल संभल पुलिस ने जो ईद को लेकर गाइडलाइंस जारी की है उसकी वजह से कुछ मुस्लिम संगठन के नेता भी नाराज हैं। अगर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्ग की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि अगर सड़कों पर शोभा यात्रा निकाली जा सकती है तो फिर सड़कों पर नमाज क्यों नहीं पढ़ी जा सकती। सवाल उन्होंने ये भी उठाया कि छत किसी भी व्यक्ति की निजी प्रॉपर्टी होती है, उस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है। सड़कों पे जो नमाज पढ़ने के लिए पाबंदी लगाई गई थी, पहले तो हमें उस पर ही एतराज़ था, क्योंकि जब सभी संप्रदाय के जुलूस या निकलते हैं सड़कों पर घंटों घंटों के लिए तो उसमें रुकावट नहीं होती, तो चंद 10 मिनट की नमाज पढ़ने से क्या किसी को कोई परेशानी है। और फिर अफसोस इस बात का है कि अब छतों के ऊपर छत किसकी प्रॉपर्टी है। छत हमारा किसी का घर है, छत है, तो उसे रोकने का क्या मतलब बनता है। ये तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। हम अपनी छत पे अगर कोई नमाज अदा कर रहा है तो उसे रोकने का कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं बनता। तो वहीं इधर संभल के सीओ अनुज चौधरी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। अनुज चौधरी ने ईद को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अनुज चौधरी क्या कह रहे हैं, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। यही उद्देश्य रहता है हमेशा, अगर भाई हम अपने जहां हम रहे हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो आप सब विश्वास के साथ रहें, भाई ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खाओ ये तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाए। ईद पर यूपी पुलिस की गाइडलाइंस के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी सरकार पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने ये कहा है कि सरकार से दिशा निर्देश मिलने के बाद ही पुलिस इस तरीके के बयान देती है, माहौल को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त प्रमोद तिवारी जी मौजूद है। सर, कल रमजान का अलविदा जुमा है और मंडे को ईद मनाई जाएगी, तो उससे पहले मेरठ जो पुलिस है और संभल पुलिस की तरफ से बयान आए हैं और कहा गया है मेरठ की तरफ से तो पुलिस की कि अगर कोई सड़कों पर नमाज पढ़ेगा तो पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। संभल पुलिस ने कहा है कि घरों की छतों पर भी नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि स्थानीय प्रशासन ने क्या किया है। एक मंत्री जी को कहते हुए भी मैं सुन रहा था। यह स्थानीय प्रशासन स्थानीय लोगों से मिलजुल बैठकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। लेकिन इस तरह के बयान पहले नेताओं के द्वारा दिए जाते थे, हम देखते थे। अब अधिकारियों की तरफ से बयान आना, आप क्या समझते हैं सर? मैं समझता हूं कि ये बयान अधिकारियों की तरफ से तभी आते हैं जब ऊपर से दिशा निर्देश होते हैं या अधिकारियों पे नियंत्रण नहीं होता। सरकार दोनों स्थिति में एक स्थिति होगी।
नवरात्रे भी आने वाले हैं और अभी मंत्री का बयान आया है कपिल देव अग्रवाल का कि उत्तर प्रदेश में भी जो मीट है वो उनकी दुकानें बंद रहनी चाहिए 9 के 9 दिन। इससे पहले दिल्ली में और दूसरी जगहों पर भी ये तमाम बातें होती रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम यही है, समस्या यही है। हर जगह कब्र में घुस रहे हैं वो, हर जगह मस्जिद में घुस रहे हैं वो, हर जगह इबादत गाहों में विवाद पैदा। वही उनकी ताकत है। वही मौजूदा हाल में जब चारों हर मोर्चे पे भाजपा असफल हो गई तो इनसे ध्यान हटाने के लिए माहौल को सांप्रदायिक करना है। मैं हिंदू मुसलमान भाइयों से आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की इस चाल को समझें और अमन, चैन और शांति बनाएं, नवरात्र भी मनाएं और ईद भी मनाएं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, दिल्ली में भी इस वक्त ईद की नमाज को लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अगर बात करें दिल्ली की तो विधायक कर्नैल सिंह ने भी दिल्ली पुलिस से ये गुजारिश की है, कमिश्नर को बाकायदा चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका जाए। सड़क पे और पब्लिक प्लेस पे नमाज नहीं अता की जाए, क्या है ये मामला और क्यों आपको पुलिस कमिश्नर को ये लेटर लिखना पड़ा? जय श्री राम। देखिए, ये अव्यवस्था तो ट्रैफिक में होती है। मैं पिछले हफ्ते कहीं जा रहा था, जो एक चिंता का विषय था। कहीं पर नमाज पढ़ी जा रही थी और आधे घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। उस एम्बुलेंस के अंदर जो आदमी था वो तड़फता रहा। मैंने वहां पर जाके कुछ लोगों को अनुरोध किया कि आप ये खुलने दीजिए। उनके कान पर जू नहीं रहेंगी। मुझे ऐसा लगा कि कानून को अब अपना काम करना चाहिए। जब मस्जिद के अंदर जगह है, जब मस्जिद की छत पे जगह है, तो आपको सड़क पे दिखावा करने की क्या आवश्यकता है? इस बारे में पुलिस के द्वारा कुछ आपको आश्वासन दिया गया कि वो कुछ कार्रवाई करेंगे और खासकर ईद की नमाज होने वाली है, जुमा आने वाला है, तो कोई रोक लगाएंगे? देखिए, सबसे एक चर्चा करने का विषय चल रहा है। मैंने भी 2-4 जगह चर्चा की है, निवेदन किया है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भाई होगा जो इस बात का पालन नहीं करेगा। एक बात मैं आपके टीवी में भी ईद की नमाज को लेकर बीजेपी के स्टैंड पर आम आदमी पार्टी ने वार किया है। आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि ये दरअसल एक पब्लिसिटी स्टंट है। क्या कहा जुबैर अहमद ने, सुने। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं कर्नैल सिंह, उन्होंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा है कि सार्वजनिक जगहों पे, सड़क पे नमाज ना पढ़ने दिया जाए और इसकी व्यवस्था पुलिस प्रशासन करे। क्या कहेंगे आप? पहली बात तो दिल्ली के अंदर मैं महसूस करता हूं कि सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती। कोई रेयर होगी जगह जहां जगह की कमी होने की वजह से नमाजी बाहर आ जाते होंगे, अमूमन मस्जिदों के अंदर ही पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, भाजपा के अंदर होड़ लगी हुई है कि कौन अपने आप को ज्यादा बड़ा साबित करे। एक विधायक आता है कहता है मीट की दुकान बंद कर दो, एक विधायक आता है कहता है दुकानों पर नाम लिख दो, एक विधायक आता है कि जी मुझे अजान से दिक्कत हो रही है, एक आता है कि मुझे नमाज से दिक्कत हो रही है। ये होड़ कर रहे हैं, इन पर काम की राजनीति नहीं है। नवरात्र के मौके पर अब मीट शॉप बंद करने की मांग दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश और इतना ही नहीं मध्य प्रदेश में भी उठने लगी है। यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने हापुड़ में एसपी को निर्देश दिया, जिसमें यह कहा गया है कि नवरात्र के 9 दिनों तक कोई मीट शॉप नहीं खुलेगी। साथ ही समाजवादी पार्टी को सख्ती के साथ, माफ करिएगा, पुलिस को सख्ती के साथ कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है। इस मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय से बात करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी नवरात्र के मौके पर मीट की दुकानें बंद करने की मांग उठने लगी है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि गंगा जमुनी तहजीब की बात करें तो मीट की दुकानें बंद कर दें। नवरात्र आ रहे हैं तो मीट की दुकानों के लिए क्या सरकार की तरफ से आदेश जारी हुए? नवरात्रों में बंद कराइए, उसको बंद करा सकते। 9 दिन में नवरात्रों में कोई मीट की शॉप नहीं खुलेगी, ठीक है ना। सत्य कराइए, उनको बुला के बात करिए, ठीक है ना। दिल्ली की तर्ज पे मध्य प्रदेश में भी अब नवरात्र और महाअष्टमी के दिन मांस की दुकानें बंद करने की मांग जोरों से उठ रही है और ये मांग उठाई है बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा जी ने। उनसे बात करते हैं। सर, नवरात्रों पे या महाअष्टमी पे क्यों बंद रहे ये मांस की दुकानें? देखिए, मांस की दुकानें क्यों बंद रही ये नहीं है सवाल। ये है कि हिंदुओं का ये जो पर्व है, नवरात्रि का जो पर्व है, हिंदू इस पर्व को बड़े श्रद्धा भावना के साथ, ये साधना का पर्व, साधना और आस्था के पर्व में सबको मिलकर इस पर्व को मनाना चाहिए।
और देश में वैसे भी बहुत डायलॉगबाजी चल रही है। देश में जो सब लोग नहीं बोलते कि देश में गंगा जमनी तहजीब की संस्कृति है, तो गंगा जमनी तहजीब की संस्कृति है तो ये तहजीब का डायलॉग केवल हिंदुओं के लिए तो नहीं हो सकता। हिंदुओं के जब त्योहार आ गए हैं, अब आज आ गई है नवरात्रि, तो नवरात्रि के पर्व को आप बड़े श्रद्धा और भरोसे से जब हिंदू मनाता है तो आप 7-8 दिन मीट की दुकानें बंद रखी। उत्तर प्रदेश में जहां ईद की नमाज से पहले ये घमासान मचा हुआ है, तो वहीं बिहार में चर्चा है सौगाते मोदी की, जिसे लेकर जो सरकार है वो बृहद स्तर पर तैयारी कर रही है। आपको जानकारी दे दें, बीजेपी पूरे दमखम के साथ तैयारी कर रही है। मिशन बिहार टारगेट के तहत बीजेपी आज पटना में सौगाते मोदी किट भेंट करने जा रही है। इसके लिए पटना की मीडिया सेल ने दानिश इकबाल ने आज किट बांटने का ऐलान किया है। देश भर में 32 लाख मुस्लिम परिवारों तक ये किट पहुंचाने का टारगेट है। बिहार में 17% मुस्लिम आबादी है। करीब 47 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर जीत हार का मीटर सेट करते हैं। सीमांचल की 23 सीटों पर आधे से ज्यादा आबादी मुस्लिम वोटर्स की है। इन इलाकों में आरजेडी और एआईएमआईएम की पकड़ मजबूत मानी जाती है। इसी को भेदने के लिए बीजेपी एक्टिव हो गई है। एनडीए अलायंस में ज्यादातर सीटें जेडीयू और सहयोगी दल की हैं, तो वहीं बीजेपी भी हर हाल में इन इलाकों को मजबूत करना चाहती है। देश भर के 32 लाख मुस्लिम परिवारों तक सौगाते मोदी गिफ्ट पहुंचाने का लक्ष्य है। रमजान के पवित्र महीने में 32,000 मस्जिदों के जरिए ये गिफ्ट मुस्लिम परिवारों तक भेजे जाने हैं। 32,000 बीजेपी वर्कर्स डोर टू डोर जनसंपर्क के जरिए गरीब मुसलमान परिवारों को आइडेंटिफाई कर गिफ्ट पहुंचा रहे हैं। मुंबई में एक स्कूल के बच्चों के बीच सौगाते मोदी गिफ्ट जब बांटा गया तो वहां का माहौल क्या था, एक रिपोर्ट देखिए। रमजान का पाक महीना चल रहा है और ईद से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने सौगाते मोदी यानी कि एक गिफ्ट किट जो है वो मुस्लिम वर्ग के, जो कमज़ोर तबके के मुस्लिम वर्ग हैं, जो ईद अच्छे से मना सके उसके लिए ये उन्होंने देना तय किया है। और इसी सिलसिले में मुंबई में भी कई जगहों पर ये सौगाते मोदी जो है वो दी जा रही है। और इसके पीछे मंशा यही है कि जो गरीब मुसलमान है वो ईद जो है वो अच्छे से मना सके। 32 लाख मुसलमानों तक पहुंचने का इरादा भारतीय जनता पार्टी का जो अल्पसंख्यक विंग है वो कर रहा है। 32,000 कार्यकर्ताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। 32,000 मस्जिदों तक वो पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर ईद से ठीक पहले सौगाते मोदी लोगों को वितरित किया जा रहा है। मुस्लिम वर्ग जो गरीब तबके का है उसको वितरित किया जा रहा है। किट जो है वो बना के रखा गया है। इस किट में तमाम आपको चीज़ें हैं वो दिख जाएंगी। सेवइयां हैं, साथ साथ शक्कर है, गुड़ है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस किट में दिख जाएंगी। तो ये कोशिश है प्रधानमंत्री की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से कि मुस्लिम वर्ग तक पहुंचा जाए, उन लोगों तक पहुंचा जाए जो गरीब तबके से हैं, जो जिन तक जो है ये त्योहार जो है वो भी खुशी से मना पाएं। ये कोशिश है आप लोगों की। देखिए, आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की आंखों में खुशी हो, उनके जीवन में खुशहाली आए, यही हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। ईद का त्योहार चल रहा है, हाँ, इसमें मतलब 4 दिन ईद बचा हुआ है, तो सौगाते मोदी जो ये निकला हुआ है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी तो भाई हर जगह नहीं पहुंच सकते, लेकिन उनके सिपाही जो हैं, जितने मतलब भारत में 140 करोड़ देशवासियों हैं, हाँ, उनके जितने सिपाही हैं, हम लोग जन जन तक पहुंच रहे हैं। और सौगाते मोदी का मतलब जो है ये सेवइयां जो है हम लोग वितरण कर रहे हैं। क्या मौका है जो एक साथ सब लोग यहाँ पे बैठे हैं? मोदी अंकल ईद के लिए कुछ सामान दे रहे हैं। सामान दे रहे हैं ईद के लिए? किसने बताया? क्या क्या सामान दे रहे हैं? राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी करना समाजवादी पार्टी के लिए नासूर बन गया है। जिसकी जितनी चर्चा हो रही है उतना विवाद बढ़ता चला जा रहा है। आगरा में टेंशन है। रामजी लाल सुमन के घर के बाहर करनी सेना धमक गई। जितनी गाड़ियां थी तोड़ दी गई, जितनी कुर्सियां थी फोड़ दी गई। इतना ही नहीं, अब समाजवादी पार्टी इसे एक नया एंगल देने की कोशिश कर रही है। वो ये कह रही है कि रामजी लाल सुमन दलित जाति से आते हैं और इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वो टारगेट पर है।
लेकिन राणा सांगा की वीरता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है। राणा सांगा का इतिहास क्या कहता है, उनका शौर्य क्या कहता है और इससे जुड़ी हुई ये जाति की राजनीति क्या कहती है, इसे समझने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का आगरा का ये घर है। करणी सेना ने इनके घर पर धावा बोल दिया है। पुलिस रोकती रही, लेकिन बैरिकेडिंग तोड़कर करणी सेना रामजीलाल सुमन के घर पहुंच गई। जय भवानी के नारे के साथ करणी सेना के लोग बहुत गुस्से में थे। इन लोगों ने रामजीलाल सुमन के घर के भीतर घुसने की कोशिश भी की। लेकिन पुलिस वाले गेट पर खड़े रहे, करणी सेना के लोगों को रोकते रहे। जब ये लोग घर में नहीं घुस पाए तो रामजीलाल सुमन के घर पर पत्थर चलाने लगे। पत्थरों से सांसद के घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए। करणी सेना को रोकने में लगे पुलिस जवानों को भी चोटें आईं। ये लोग इतने ज्यादा बेकाबू हो चुके थे कि रामजीलाल सुमन के घर के बाहर रखी करीब 100 प्लास्टिक की कुर्सियों को भी हथियार बना लिया। गेट पर जहां पुलिस वाले खड़े थे उनके ऊपर भी कुर्सियां चला दी। ये पूरी भीड़ रामजीलाल सुमन के घर के भीतर घुसने के लिए आमादा थी। पुलिस वालों ने इनको रोकने की कोशिश की। जब कुछ पुलिस वाले घायल हुए और बात हद से गुजर गई, तब पुलिस वालों ने करणी सेना के लोगों की खबर लेनी शुरू की। किसी तरह बवाल शांत हुआ, लेकिन यह हुआ क्यों राजस्थान, दिल्ली से आगरा करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंच गए। उसकी वजह है रामजीलाल सुमन का 21 मार्च को संसद में दिया ये बयान। महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। वैसे तो रामजीलाल सुमन का संसदीय अनुभव बहुत बड़ा है, लेकिन बाबर और राणा सांगा की तुलना करने में बड़ी चूक कर गए। 20% को खुश करने के चक्कर में 80% को नाराज कर गए। 80% राणा सांगा की वीरता से खुद को कनेक्ट करता है। 8% राजपूत तो राणा सांगा को अपना आदर्श मानते हैं। इसीलिए रामजीलाल सुमन के गद्दार वाले बयान पर सबसे ज्यादा राजपूत भड़क गए। करणी सेना के अध्यक्ष ने तो यहां तक धमकी दी है कि अभी तो ये ट्रेलर है, रामजीलाल सुमन को सपा नहीं हटाई तो सपा को पूरी पिक्चर दिखाएंगे। अभी तो ये ट्रेलर है। ऐसे व्यक्तियों को मुंह तोड़ जवाब हमें बहुत पहले देना चाहिए था, जो हम बहुत लेट हो गए। इन्होंने हमारे अनुशासन की बार बार परीक्षा ली। राजपूत अगर अनुशासन में फेल हुआ तो वो दिन किसी के लिए ठीक नहीं रहेगा, जो कालवी साहब हमेशा बोला करते थे। मैं फिर बोल रहा हूं, हम अनुशासित लोग हैं, हम संयमित लोग हैं, हमें संविधान से चलने वाले लोग हैं, पर आप बार बार छेड़ोगे हमारे ऐतिहासिक पुरुष जिनके एक आंख, एक हाथ, एक पैर नहीं है। राणा सांगा आजकल एक अंगुली कट जाए तो लोग भीख मांगने लग जाते हैं। ऐसे ऐतिहासिक पुरुषों के लिए 2% का व्यक्ति अभद्र टिप्पणी करता है। बात यहाँ करणी सेना की नहीं है, बात इस पर हो रही सियासत की है। यूपी में अखिलेश के पीडीए की हवा जब से मिल्कीपुर और कुंदरकी में निकली है, अखिलेश तभी से पीडीए में हवा भर रहे हैं, लेकिन मामला नहीं बन रहा है। बाबर से मोहब्बत और राणा से नफरत दिखाना क्या, ये बयान सोच समझ कर दिया गया है ताकि पीडीए के डी यानी दलित और ए यानी मुस्लिमों को चार्ज किया जा सके, क्योंकि रामजीलाल सुमन दलित समाज से आते हैं। ये जो हमला है ये रामजीलाल सुमन जी के ऊपर नहीं है, पूरे दलित समाज पे है। दलित समाज के ऊपर सदियों से ऐसा करते चले आ रहे हैं लोग। आपको लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है, बात रखिए, लेकिन ये हमला करना ये सोची समझी साजिश है। दलितों को, पिछड़ों को पहले भी दबाया गया है, आज भी ये कर रहे हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद ने पिछड़ा दलित राग गाना शुरू किया है, उससे तो रामजीलाल सुमन की राणा सांगा को गद्दार बताने वाली कहानी राणा सांगा के अपमान से ज्यादा पूरी पॉलिटिकल लग रही है। वैसे जब मामला बढ़ा तो रामजीलाल सुमन ने कई बार सफाई भी दी है कि उनके कहने का मतलब किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। शुक्रवार को संसद में गृह मंत्रालय के
कामकाज की समीक्षा पर चर्चा में मैंने कहा था कि हिंदुस्तान में बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के नहीं था। मैं किसी धर्म को मानूं या न मानूं, लेकिन किसी दूसरे धर्म के मानने के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरा बयान न किसी जाति के खिलाफ था, न देश के, न किसी वर्ग के खिलाफ था, न किसी धर्म के खिलाफ था। इस देश की मिट्टी के लिए जिन्होंने बलिदान किया है, मैं इन सबको सलाम करता हूं। मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। अगर ठेस पहुंचाना नहीं था तो इसका मतलब तो यह कतई नहीं होना चाहिए था कि देश के इतिहास को ही बदल देंगे। ये बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि जो बात राणा सांगा के बारे में कही गई उसका सच्चाई से दूर दूर तक नाता नहीं है। सच तो यह है कि राणा सांगा ने अपने जीवन में 100 युद्ध लड़े और एक को छोड़कर उन्होंने सभी लड़ाइयां जीती थी। रामजीलाल सुमन ने जिस बाबरनामा का जिक्र किया था उसमें यह भी लिखा है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में राणा सांगा की बहादुरी का जिक्र किया है। 1527 ईस्वी में खानवा में बाबर और राणा सांगा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। राणा सांगा ऐसे योद्धा थे जिन्होंने एक हाथ, एक पैर और एक आंख गंवाने के बाद भी युद्ध जारी रखा। उनके शरीर पर 80 गहरे घाव थे, फिर भी वो लगातार लड़ते रहे। जब भी राणा सांगा किसी युद्ध में जीत हासिल करते थे तो वो सबूत के तौर पर शत्रु के तंबू उखाड़ कर अपने साथ लाते थे। 1527 में कमाल खान लोधी से बयाना की लड़ाई में जब उन्होंने सैन्य शिविर पर आक्रमण किया तो लोधी के तंबू को अपने साथ ले गए। राणा सांगा को लेकर कहा गया कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर से मदद मांगी थी, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि राणा सांगा खुद ही इब्राहिम लोदी को 3 बार हरा चुके थे। राणा सांगा ने 1517 में खतौली और 1518-19 में धौलपुर में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था और बाबर को भी एक युद्ध जो छोटा था। अब सवाल है जिसको वो हरा चुके हैं। 1527 में खानवा में बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था जिसमें तीर लगने पर वो घायल हो गए थे। इससे पूर्व बयाना के युद्ध में उन्होंने बाबर को बुरी तरह हराया था। उससे क्यों मदद मांगेंगे? ये बात सच है कि बाबा ने राणा सांगा से इब्राहिम लोदी को हराने के लिए संपर्क साधा था। पहले सांगा इसके लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन अपने सलाहकारों से सलाह लेने के बाद उन्होंने नहीं स्वीकारा। राणा सांगा ने स्वयं 3 बार लोधी को हराया था। पहली बात बैटल ऑफ खतौली, बैटल ऑफ धौलपुर, बैटल ऑफ रणथंभौर। और खतौली का युद्ध जो हुआ था वो इतना भयंकर युद्ध हुआ था कि उसके अंदर उसको पैर में एक तीर लग गया था, जिससे हमेशा के लिए लड़ाने लग गए थे राणा सांगा। और उसी में उनका एक हाथ में तलवार से वार हुआ था, जिससे कि वो कहना चाहिए हाथ में उनका काफी वक्त तक उसने काम नहीं किया है। कहते हैं बिल्कुल काम नहीं किया। एक तो बात ये हुई, ये तो 3 लड़ाइयां हुई। इसके अलावा उसकी अपनी जीवन में कुछ इतिहासकारों का कहना 80 लड़ाइयां लड़ी थी, कुछ इतिहासकारों का कहना 100 करीब लड़ी थी। हम 80 मान लेते हैं और 80 ही उसके शरीर पे घाव थे। इसलिए आज भी अगर किसी को बहुत चोट वोट आती, कहते हैं किसी लड़ाई में, कहते क्या बड़े राणा सांगा बने घूम रहे हो। आपने सुना होगा, ये उदाहरण दिया जाता है, नसीहत दी जाती है। इसके मतलब नसीहत तभी दी जाती है। 1527 का है, बयाना का नाम सुना होगा आपने। बयाना जो है वहां का पत्थर भी बहुत मशहूर है, लाल किले में भी पत्थर उसके लगा हुआ है बयाना का। तो बयाना का जो युद्ध हुआ था, बयाना के उसने बाबर को हराया था। 1526 बाबर आ गया था, खुद बाबर को हराया था बयाना के युद्ध में। यानी कि बाबर को हमेशा के लिए नहीं आया, कुछ अलग अलग जो युद्ध होते उनमें उसने बयाना को खुद उसने हराया था उसने लिए। तो जो शख्स इतना खुद सक्षम है, तर्क क्या कहता है आपके ख्याल से? तर्क के हिसाब से क्या वो जितने बाबर को हराया, लोधी को हराया, विभिन्न 3 बार हराया, 3 बार लोधी को हराया, इनको हराया, तो वो क्यों लेगा? ये बात अखिलेश भी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन रामजीलाल सुमन ने बाबर की तुलना राणा सांगा को नीचा दिखाकर अखिलेश के लिए वो काम कर दिया है जो अखिलेश संविधान और आरक्षण खतरे में है वाले नैरेटिव से उपचुनाव में कुछ नहीं कर पाए थे। अखिलेश यादव ने आगरा में रामजीलाल सुमन के घर पर हुई तोड़फोड़ की घटना पर तुरंत पीडीए कार्ड चल दिया। इससे पहले लगता है शायद अखिलेश यादव ने राणा सांगा को लेकर जानकारी इकट्ठा कर ली थी। 8% राजपूत वोट सरक न जाए, लिहाजा उसको भी मैनेज करने में जुट गए। जिसको रामजीलाल सुमन गद्दार बता रहे थे, उनको अखिलेश महान बताने लगे। हम लोगों को किसी को भी इतिहास के पन्ने नहीं पलटना चाहिए। कौन राजा था, कौन महाराजा था, किसने क्या किया, वो इतिहास की बात है। आज हम आगे बढ़ने की बात करें,
और जो रामजिया सुमन जी के साथ घटना हुई है निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है, बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के। ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो हैं और सांसद पे के घर पर अटैक हो गया हो। अखिलेश रायता समेटने में लगे हैं, लेकिन ये सियासत है जहां रियायत नहीं होती। जिसका मौका होता है वो चौका मार देता है। सच तो ये है कि औरंगजेब गाजी पर चल रहे विमर्श के बीच रामजीलाल सुमन राणा सांगा को गद्दार बताकर चौका मारने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने इसे लपक लिया। ये वही कैटेगरी है, ये वही ब्रीड है जो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक और जिन्ना तक को महिमामंडन करते हैं। तो देश के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत की विरासत के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत के महापुरुषों के प्रति क्या इनके भाव क्या होंगे, ये अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। और ये लोग अवसरवादी भी हैं, इनको पलटी मारने में कोई देर नहीं लगेगी। भाई आज कर रहे हैं तो कहीं वोट लेना होगा, तो उनके कुछ नेताओं ने बयान देने शुरू किए हैं कि अब जो लॉस हो रहा है और जो कटघरे में खड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने कहना शुरू कर दिया, नहीं साहब ये तो जो है उन्होंने गलत बोला है,